Hello everyone. So today we are going to study the another topic of the chapter sexual reproduction in flowering plants. So very interesting and very important topic that we are going to study is development of the dicot embryo. थोड़ा सा आप रिकॉल करिए, अभी तक हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, हम पहुंच चुके थे फर्टिलाइजेशन तक, डबल फर्टिलाइजेशन तक और ट्रिपल फ्यूजन तक, राइट? सो हियर वी आर मूविंग अहेड. अभी हमें देखना है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, और उसमें भी दोनों होते हैं. डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अलग होता है और मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अलग होता है. सो मोनोकोट इज स्लाइट सिंपल देन द डाइकोट. सो हम डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे. देखिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, डेवलपमेंट को पढ़ते समय आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है, वो जाइगोट किसके अंदर लोकेटेड है? ओव्यूल के अंदर लोकेटेड है. ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है. इस ओव्यूल का ये है माइक्रोपाइलर एंड. कौन सा एंड? माइक्रोपाइलर एंड. और ये है कैलिजल एंड. कौन सा? कैलिजल एंड. इन दोनों एंड्स को आपको लास्ट तक ध्यान में रखना है. जो बच्चा इन बातों को ध्यान में नहीं रखेगा या जो बच्चा इन बातों को भूल जाएगा, उसको ये टॉपिक दिक्कत कर सकता है. तो अपने दिमाग में ये रखिए कि यहां माइक्रोपाइलर एंड है और यहां पर ये कैलिजल एंड है. सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, अब देखिए कैसे बनना है. यहां से चलकर हमें यहां तक आना है. ये डाइकोट एम्ब्रियो है. ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया, हम लास्ट में देखेंगे इसको. ये सिर्फ एक सिंबलाइजेशन है, ठीक है ना? तो क्या होता है, ये जो डाइकोट एम्ब्रियो है कैसे बनेगा? ये जाइगोट है, ध्यान दीजिए आप इस बात पे. दिस इज अ सिंगल सेल्ड जाइगोट. इस जाइगोट में एक डिवीजन होगा यहां से. ध्यान रखना, ये 2n का जाइगोट था. सारे के सारे डिवीजन जो होंगे वो माइटोटिक होंगे, माइटोटिक डिवीजन्स होंगे. माइटोसिस के थ्रू ये ग्रो करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले इस एक जाइगोट सेल में डिवीजन हुआ और इससे दो सेल बने. एक बना बेसल सस्पेंसर सेल बड़ी, और एक बनी टर्मिनल एम्ब्रियो सेल. ध्यान रखें, इस एम्ब्रियोनल सेल से ही आगे चल के क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो बनेगा. तो बेसल सस्पेंसर सेल जो होती है वो किस तरफ होती है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है. और टर्मिनल सेल जो होती है वो किसकी तरफ होती है? कैलिजल एंड की तरफ होती है. ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसमें गलती ना हो जाए, ठीक है? तो ये वाली सेल कौन सी हुई जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनी? बेसल सस्पेंसर सेल. ये बड़ी भी होती है. और जो कैलिजल एंड की ओर बनी वो कौन सी बनी? टर्मिनल एम्ब्रियो सेल. तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, करेक्ट? अब हम आगे बढ़ते हैं. इन दोनों में फर्दर डिवीजन होता है. जब इन दोनों में फर्दर डिवीजन होगा तो यहां पर डिवीजन होने से बनेंगे बेसल सस्पेंसर सेल में डिवीजन होने से बनेंगे ये 2 सेल्स 1 एंड 2, और इसमें डिवीजन होने से ये सेल्स बनेंगे 1 एंड 2. ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ध्यान में रखना है आपको. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये स्टेप आगे गया. इसके बाद क्या होता है कि ये इस बेसल सस्पेंसर सेल के डिवीजन से, टॉपिक लंबा है इसीलिए मैंने डायग्राम्स को ऑलरेडी बना लिया था, आप ध्यान से सुनते रहें. जो बेसल सस्पेंसर सेल है, ये बेसल सस्पेंसर सेल डिवाइड होती है और इससे बनते हैं 2 सेल, और टर्मिनल एम्ब्रियो से भी बनते हैं 2 सेल, करेक्ट? अब जो बेसल सस्पेंसर सेल से डिवीजन होते हैं उसमें सबसे नीचे वाली या सबसे माइक्रोपाइलर एंड वाली सेल बनती है लार्ज होकर वेसिकुलर बेसल सेल. इसको हम क्या बोलेंगे? वेसिकुलर बेसल सेल. और जो इसके ऊपर सेल थी उसमें बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं और वो बनाता है एक सस्पेंसर 7 to 8 सेल्स का. कितने सेल्स का? 7 to 8 सेल्स का क्या बनाता है? सस्पेंसर बनाता है. बेटा क्या बनाता है? सस्पेंसर बनाता है. और यहां पर जो प्रो एम्ब्रियो थे ये 2 सेल से डिवाइड होकर 4 सेल्स का क्या बनाते हैं? क्वाड्रेंट. पैरेलल चल रहा है सारा डेवलपमेंट, और यही क्वाड्रेंट आगे चल के डिवाइड होकर किसमें बदल जाएगा? ऑक्टेंट में. तो 8 सेल का बन गया, ठीक है ना? यहां पर आते ही इसका स्ट्रक्चर ग्लोब जैसा गोल हो जाता है, तो आप इसे ग्लोब्यूलर कह सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? ग्लोब्यूलर. देखिए, अब आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है. एक तो आपके पास ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो अवेलेबल है, एक ये सस्पेंसर अवेलेबल है, और यहां पर एक वेसिकुलर सेल अवेलेबल है. अब ये आगे जाएगा, ठीक है? जब ये आगे बढ़ता है तो देखिए ये जो ऑक्टेंट जिसमें 8 सेल्स थे, कितने? 8 सेल्स. अब इसमें फर्दर डिवीजन होते हैं और ये बन जाता है टोटल 16 सेल. कितना बेटा? 16 सेल का. कितने सेल्स का? 16 सेल्स का, जिसमें से 8 होती हैं प्रोटोडर्मल और 8 होती हैं इनर सेल्स. ध्यान रखें.
8 होती है प्रोटोडर्मल जो बाहर वाली होती है, आउटर वाली, और 8 होती है इनर सेल्स अंदर वाली। और सस्पेंसर की 7 to 8 सेल्स में से, सस्पेंसर की 7 to 8 सेल्स में से जो टॉप सेल होती है, जो एम्ब्रियो के कांटेक्ट में होती है, यहां पर इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। तो ये बहुत काम की सेल है, इसको बात आप ध्यान में रखेंगे। ये लास्ट सेल है, इसकी टर्मिनल सेल है, मैं इसको रेड कर देता हूं जिससे आपके ध्यान में रहे। तो ये हाइपोफाइसिस कहलाएगी। अब देखिए आगे चल के क्या होगा। ये प्रोटोडर्मल सेल्स तो बनाते हैं एक्सटर्नल लेयर्स, एपिडर्मिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एपिडर्मिस बनाते हैं। और यहां पर जो ये इनर सेल्स हैं ये आगे चल के इंटरनल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां से चलने के बाद ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन जाता है हार्ट शेप। हार्ट शेप के साथ साथ आगे फर्दर ही मूव करेगा टॉर्पीडो शेप में, ये टॉर्पीडो लाइक शेप होता है, एंड दिस विल फाइनली टर्न इनटू द डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, डाइकोट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डाइकोट का मतलब होता है चना, ठीक है ना, या आप जानते हैं सरसों ये डाइकोट होते हैं, जितनी भी दालें होती हैं ये डाइकोट्स होती हैं, तो उनके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ये है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स बीच में और भी आ सकते थे पर हमने थोड़ा कम का इस्तेमाल किया है, समझने की कोशिश करें। मैं फिर से आपको इसको समअप कर देता हूं। सबसे पहले इसमें एक सेल था जाइगोट, उससे डिवीजन हुआ, बेसल सस्पेंसर सेल बना, फिर टर्मिनल एम्ब्रियो सेल बना, फिर प्रो एम्ब्रियो बने, क्वाड्रेंट बना, ऑक्टेट बना, फिर 16 सेल स्टेज आया, फिर हार्ट शेप आया, टॉर्पीडो आया, उसके बाद क्या बन जाता है? पूरा पूरा डाइकोट एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, इसमें जो सस्पेंसर का काम है, सस्पेंसर और ये जो वेसिकुलर सेल है, ये बेसिकली हॉस्टोरिया का काम करती है, न्यूट्रिशन को सक करने का काम करती है। किसको? न्यूट्रिशन को सक करने का काम करती है। नाउ वी टॉक अबाउट फाइनली द डाइकोट एम्ब्रियो structure. So you see this picture completely dicote embryo. In this dicote embryo you find certain structures like root cap, radicle, you find hypocotyle, cotyledons and plumule. So you go through with these structures and now you do some work. Okay, थोड़ा सा करके देखिए, अपनी बुक में से आप डायग्राम को ड्रॉ करना और उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ने की कोशिश करना कि वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट कैप, रेडिकल, रेडिकल से क्या बनता है लाइफ में? रूट बन जाती है। प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से क्या बन जाता है? प्लूम्यूल से आगे चल के बनता है क्या? बताइए, शूट बनता है, स्टेम बनता है। कॉटिलेडन्स तो आप जानते ही हैं, कॉटिलेडन्स को सीड लीव्स भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। सो इन दिस टॉपिक वी स्टडीड अबाउट द structure of dicot embryo as well as the development of dicot embryo. So this is enough for today. इस डायग्राम को ड्रॉ करें, बनाएं, स्टडी करें, जितना प्रैक्टिस हो सकता है करते रहें। कीप स्टडीइंग। थैंक यू।